नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है क्लास। जब मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा, और मेंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, और अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है, पर्यावरण से रिलेटेड है और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में एक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट कब आया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम की बात की गई है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात की गई है। तो बताइए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया है? समय ले लीजिए, अगर आपको वीडियो को पॉज करना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 में आया है। तो एक चलो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दो एक्ट तो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। पहला एक्ट है डब्ल्यूपीए। अगर आपने पास्ट ईयर्स के पेपर्स को ध्यान से देखा है तो आपको ये प्रश्न मिलता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ठीक है। उसी तरीके से जब हम देखेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया है? 1986 में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बी का सेकंड हो गया। वायु अधिनियम एयर एक्ट की बात करेंगे तो ये 1981 में आया है, और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। एक्ट से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको यहां पर बताऊंगी, इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिए क्लास। यहां से आपकी परीक्षा में पहले भी प्रश्न बने हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भी प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप डब्ल्यूपीए लिख लीजिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिखिए 1972, सबसे पहला एक्ट। वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद आप लिखिए वाटर एक्ट। वाटर एक्ट के बाद आप लिखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम की बात हम कर रहे हैं 1980। उसके बाद एयर एक्ट लिखिएगा, वायु अधिनियम 1981। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यहाँ पे बायोडायवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002, और फिर उसके बाद एनजीटी के बारे में लिख लीजिए 2010। यहाँ से आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न बने हैं, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि अगर आने वाले वर्षों में यहाँ से प्रश्न बने तो वो आपका सही हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, इसको लिखिए सेंट्रल या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका एस्टैब्लिशमेंट और इसको पावर मिली जल अधिनियम और वायु अधिनियम के द्वारा, लिख लीजिए। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जल अधिनियम के तहत हुआ, और इससे पावर मिली वायु अधिनियम के तहत। चाहे हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, इसको लिख लीजिए।
हर एक पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि यूपीएससी ने यहां से प्रश्न पूछा था और हो सकता है पीसीएस में भी यहां से प्रश्न बन जाए। बोल देगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी का गठन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हुआ, या फिर बोल देगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हुआ, ईपीए के तहत हुआ, तो आप बताएंगे नहीं, दोनों गलत है। जब भी हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करेंगे या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करेंगे तो जल और वायु याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात की गई है। आप ही के परीक्षा में एक प्रश्न बना था पास्ट ईयर में कि वन जीव संरक्षण अधिनियम में खाली हम जानवरों के संरक्षण की बात करते हैं, यहां पर पादप की बात नहीं की जाती, पौधों की बात नहीं की जाती है। बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? वन जीव संरक्षण अधिनियम में खाली हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, हम प्लांट्स की बात नहीं करते हैं, तो ये सही होगा कि गलत? अब ध्यान में रखना ये प्रश्न और आंसर देना। यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले डिस्कस कर लें। जब हम वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो यहां पर शेड्यूल दिए गए हैं, अनुसूचियां दी गई हैं। जो जानवर आपके शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में हैं उनको सबसे ज्यादा संरक्षण दिया जाता है, उसके बाद 3 वाले को, 4 वाले को, 5 वाले को। ठीक है, लेकिन जो शेड्यूल 1 में है उनको सबसे ज्यादा संरक्षण दिया जाता है और उनको मारा नहीं जा सकता, याद रखिएगा। लेकिन जब आप शेड्यूल 6 देखेंगे ना तो यहां पर दिया गया संरक्षित पौधों की सूची, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अब बताओ, अगर यहां पर यह प्रश्न बना आपके परीक्षा में कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हम खाली जानवरों के संरक्षण की बात करते हैं ओनली, तो आप कहोगे नहीं, यहां पर संरक्षित पौधों की भी सूची दी गई है शेड्यूल 6 में। क्लियर हो गया? चलो यहां पर ध्यान दो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, वन जीव अभ्यारण्य, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, इन सब को नोटिफाई किया जाता है, इन सब की स्थापना की बात की जाती है, स्टैब्लिशमेंट की बात की जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना क्लास, अगर परीक्षा में इस एक्ट से रिलेटेड प्रश्न बना, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आप बताएंगे 1972। अगर ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे क्योंकि सब रट के बैठे रहेंगे। लेकिन अगर दूसरा प्रश्न बन गया कि वन जीव संरक्षण अधिनियम में खाली हम जानवरों के संरक्षण की बात करते हैं, तो अब थोड़ा जो 90% थे वो 60% में आएंगे, क्योंकि बहुतों को नहीं पता होगा कि 6 शेड्यूल में हम संरक्षित पौधों की सूची के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पौधों की बात भी की गई है। फिर अगर आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया गया कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना होती है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है। नेशनल पार्क की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, या फिर कम्युनिटी रिजर्व की बात करें, इन सब की स्थापना आपकी वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किसके तहत होती है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ कमेंट बॉक्स में किसके तहत होती है। ये होमवर्क है आपका। अब जब इसको तुम लोग ध्यान से, जिसको आता है वो तो तुरंत लिख देगा, जिसको नहीं आता है वो मोबाइल में उठ के क्या करेगा? सर्च करेगा। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये चीज आज ही की आज बैठ जाएगी। मैं आंसर बता सकती हूँ, लेकिन मैं बस इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा पेन आप लोग भी लें, और जब आज आप मेहनत करेंगे तो कल आपको उसका परिणाम दिखेगा। तो यहां से कोई भी प्रश्न बने कल लोगे ना। चलो देखो क्लास में हर सेशन में एक ही बात कहती हूं कि हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि यहां से प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, हम अपने तरफ से पूरी मेहनत कर सकते हैं। हमारा काम क्या है इस समय? बस मेहनत करना और ईश्वर पर विश्वास रखना कि सब अच्छा होगा। लेकिन परिश्रम हमारे हाथ में है, तो बस अभी आपको परिश्रम करना है।
ठीक है, पुराने पेपर्स को उठाना है, देखना है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके अनुसार अपनी तैयारी करनी है। अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद पेपर कैसे आ जाए ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, जब आप अपनी पूरी तैयारी करके जाएंगे तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर मुझसे ये प्रश्न नहीं हल हो रहा है तो मतलब 90% लोग इस प्रश्न को नहीं हल कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ा है, वहां से और जो टॉपिक्स मुझे पढ़ने की जरूरत थी मैंने उसको भी पढ़ा है। और हमेशा याद रखिए, जब पेपर डिफिकल्ट होगा तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, ये मतलब कुछ चीजें अपने में ऐसे मतलब सोच के चलिए कि इतनी मेहनत करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे तो पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। अब यहां पर ध्यान दो कुछ और चीजों को जो कि महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपको पता है। यहां पर हम लोग वन्यजीवों के और उनके आवासों के संरक्षणों की भी बात करते हैं, जिसमें आपके पादप भी आ जाएंगे, ठीक है, प्लांट्स भी आ जाएंगे। यहां पर देखिए कुछ संशोधन किया गया है। अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में आपके कभी संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप याद रखेंगे नहीं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कई बार संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए। 1991 में हुआ है, 2006 में हुआ है और 2022 में भी हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए क्लास। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ संस्थाओं का गठन भी हुआ है। वो कौन कौन सी संस्था है? एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, याद रखिएगा, NTCA। दूसरा है भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है। फिर है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। इन 3 प्राधिकरण का जो गठन है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हुआ है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं बना है, लेकिन जब मैं गो थ्रू कर रही थी तो मुझे लगा यहां से भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो NTCA, WII या फिर WCCB, इन तीनों का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही होता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व को भी नोटिफाई किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत। हो गया रिवीजन। चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं यहां पर हम। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मिलता है? भितरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या फिर मंदसौर अभिलेख? तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम रेशम बुनकरों की बात कर रहे हैं और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले के क्वेश्चंस लगाए हैं तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है और ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे हैं रेशम बुनकरों की तो उसका अभिलेख मंदसौर इंस्क्रिप्शन में किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मंदसौर अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश में मालवा नरेश यशोवर्मन से रिलेटेड है। यहां पर मंदसौर से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो कि प्रमुख रूप से लाट प्रदेश मतलब गुजरात के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे। यहां पर क्लास ध्यान दीजिएगा, कुछ इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, याद रखिएगा। नासिक अभिलेख गौतमी श्री बालश्री, ठीक है, गौतमी बालश्री। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें या प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें तो समुद्र गुप्त, ठीक है। प्रयाग अभिलेख की बात यहां पर की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, इंस्क्रिप्शन की बात की जा रही है यहां पर। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करेंगे तो समुद्र गुप्त, ठीक है। ऐहोल की बात करेंगे पुलकेशिन। मंदसौर की बात करेंगे तो मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भितरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से रिलेटेड है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से रिलेटेड है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्लास अभिलेख से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, सबसे ऊपर यहां पर हाथी गुम्फा अभिलेख दिया है कलिंगराज खारवेल, इसको भी इंक्लूड करिए। यहां से आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है और अगर फिर पूछ लिया गया तो आपसे गलत ना हो, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए
तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रयाग प्रशस्ति की जब हम बात करेंगे तो समुद्रगुप्त वाला ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, तो हरिसेन का भी नाम यहाँ पर आप याद रखिएगा। किनके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये साइंस का प्रश्न है, यहां से भी आगे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पारा से कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम से, नाइट्रेट से, फ्लोराइड से। तो बताइए, पारा से मीनामाता बीमारी होती है, एकदम सही है, कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ये। कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। फ्लोराइड से अपच नहीं, फ्लोराइड से अगर आप देखते हैं जहां पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है पानी में, वहां पे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं ना। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि क्या बोला गया, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। पास्ट ईयर्स के पेपर्स अगर आज देखोगे तो समझ में आएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं क्या दिया गया है। अलीपुर षड्यंत्र से रिलेटेड है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड है। चलो मैं थोड़ा स्लाइड से हट जाती हूं ताकि इंग्लिश में भी दिखे और हिंदी में भी दिखे आपको प्रश्न। डगलस किंग्सफोर्ड एक अलोकप्रिय ब्रिटिश मजिस्ट्रेट था जो मुजफ्फरपुर में फेंके गए बम का निशाना था। बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की बात की गई है, मैंने पहले भी बताया है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में आपके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, जो कि बिल्कुल सही है। इन लोग ने टारगेट किसको बनाया था? डगलस किंग्सफोर्ड को, लेकिन इन्होंने जब बम फेंका तो वहां पे डगलस किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, बल्कि 2 ब्रिटिश महिलाएं थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, यहां पर सी आपका सही उत्तर है क्लास। अब देखो यहां पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ है? 1908 में हुआ है। कब हुआ है? 1908, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बम एट द कैरेज दैट वाज ऑक्यूपाइड दे बिलीव बाय किंग्सफोर्ड द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरनगर। यहां पे फोटो देख लो। और सबसे कम उम्र में फांसी भी मिली खुदीराम बोस जी को, बहुत यंग थे वो उस समय जब इनको फांसी दी गई। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि परीक्षा में देखा गया है कि कॉन्स्पिरेसी केसेस से, षड्यंत्रों से रिलेटेड बोला जाता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दीजिए, तो उस समय ये काम आएगा। सबसे पहले यहां पर अलीपुर बम केस की बात की गई है, ठीक है। यहां पर अलीपुर बम केस जो है 1908 में हुआ है। यहां पर आपको की लीडर में दिखा रहा होगा अरबिंदो घोष, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे। और अनुशीलन समिति की जब हम बात करते हैं तो अनुशीलन समिति के एक बहुत बड़े लीडर थे अरबिंदो घोष, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहां वह परीक्षा के लिए आपको प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का ही नाम याद रखना है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है क्लास, याद रखिएगा प्रफुल्ल चाकी। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस की बात करेंगे तो 1909 में, यहां पे अनंत कन्हरे का नाम याद रखिएगा। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912, रासबिहारी बोस, मैंने आपको बताया है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, लॉर्ड हार्डिंग का काफिला पे बम किसने डाला था, फेंका था? रासबिहारी बोस ने। 1911-12 में आपका दिल्ली दरबार हुआ था ना, जब जो कैपिटल थी उसको कहां से कहां ट्रांसफर कर दिया गया था? कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। और 1905 वाला जो बंगाल का विभाजन था उसको भी रद्द कर दिया गया था उस समय। तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग के उस पर किसने बम फेंका था? रासबिहारी बोस ने। यहां पर ध्यान देना, बोस है, बोस, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यहीं पे अगर रासबिहारी घोष लिखा रहता तो ये आपके नरम दल के नेता थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो घोष हैं, ये बोस हैं। तो 1912 हो गया। गदर मूवमेंट 1915, यहां पे लाला हरदयाल का नाम याद रखिएगा, यूएसए का सैन फ्रांसिस्को, याद रखना ये सारी चीजें। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कई बार बताया, 1925, 1925, यहां पे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम याद रखिएगा। चिटगांव रेड की बात करेंगे, कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया। 1930, सूर्य सेन रिलेटेड है, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है क्लास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा।
लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1928 किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद बॉम्बे नेवल म्यूटनी की जब हम बात करेंगे 1946, यहां पर कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1928, ऐसे डांगे, ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया है, काकोरी भी पूछा गया, चिटगांव भी पूछा गया है, गदर मूवमेंट भी पूछा गया, ये भी पूछा गया है, ठीक है। यहां पर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, ऐसे डांगे, याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न को देखते हैं। गिनी कोफिशिएंट, कई बार इकोनॉमिक्स में यहां से प्रश्न बना है आपके पेपर में। गिनी कोफिशिएंट किससे रिलेटेड है? गिनी कोफिशिएंट 0 होता है तो क्या मतलब होता है, 1 होता है क्या मतलब होता है? ध्यान दो, पढ़ाया भी है मैंने आप लोगों को। गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिनी गुणांक लॉरेंस कर्व वक्र से नहीं लिया गया है या किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक है। गिनी गुणांक 0 पूर्ण समानता से और 1 असमानता तक भिन्न हो सकता है। समय ले लिया, वीडियो को पॉज करने की जरूरत हो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। गिनी कोफिशिएंट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द लॉरेंस कर्व, यही गलत है आपका। जो गिनी कोफिशिएंट है वो आपके लॉरेंस कर्व से ही डिराइव्ड है, ठीक है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक वेल्थ, एकदम सही है। गिनी कोफिशिएंट आपका 0 से 1 तक लाई कर सकता है। जब गिनी कोफिशिएंट 0 होता है तो ये क्या शो करता है? परफेक्ट इक्वालिटी है, समानता है, समझ में आ रहा है, इक्वालिटी। और जब गिनी कोफिशिएंट 1 होता है तो इनइक्वालिटी शो होता है, असमानता, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3 आपका सही है, 1 आपका गलत है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गिनी कोफिशिएंट देख लीजिए। A measure of income distribution across a pollution expressed as a number between the 0 and 1. यहां से और क्लियर हो जाएगा आपका। इसको हम लॉरेंस कर्व कहते हैं। एक तरफ आपको परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दी रहती है, दूसरी तरफ आपको परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम दी रहती है। ये ध्यान रखिएगा, आय असमानता की बात यहां पर की गई है, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बनता है। तो एक तरफ आपको नेशनल इनकम की बात की जाती है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन की बात की जाती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जब भी गिनी कोफिशिएंट 0 होगा तो वो पूरी तरीके से पूर्ण समानता शो करता है, इक्वालिटी शो करता है, ठीक है। और जब 1 होगा तो पूर्ण असमानता शो करता है। ये क्या है? ये लॉरेंस कर्व है, याद रखिएगा क्लास। कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है, यहां से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। स्टैगफ्लेशन की बात की गई है, ध्यान दीजिए। वीडियो को पॉज करना है, पॉज कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं। स्टैगफ्लेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है, आर्थिक विकास दर धीमी होती है, बेरोजगारी लगातार कम बनी होती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं तो स्टैगफ्लेशन में याद रखिएगा जो इन्फ्लेशन होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो होती है, ठीक है, आर्थिक विकास दर जो होती है वो बहुत ही धीमी होती है। साथ ही साथ बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। रिमेन कॉन्स्टेंटली लो, ये गलत है। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर होगा, ए सही उत्तर है। इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है पहले के टेस्ट में। चलो और प्रश्न देखो, अभी समझा दूंगी। इस प्रश्न को देखो क्या दिया गया है। कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कौन जेल से फरार हो गया था और बाद में भूमिगत गतिविधियों को उसने वो किया था, गतिविधियों को संगठित किया था? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन या फिर जयप्रकाश नारायण? तो यहां पर आपका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, जहां से वो भाग गए और उन्होंने देखो जेल की दीवार को फांद कर वो भाग गए थे तथा भूमिगत होकर उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। मतलब छुप के उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, आजाद दस्ता भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
शारदा एक्ट 1930 में विवाह की उम्र क्या रखी गई थी लड़कों और लड़कियों के लिए? न्यूनतम आयु की बात की गई है। तो बताइए 1930 में जो शारदा एक्ट था उसमें मिनिमम एज लड़की और लड़कों की क्या रखी गई थी? तो लड़कियों की 14 और लड़कों की 18, 14 और 18 रखी गई थी। पहले गर्ल दिया है ना, हाँ, फिर बॉय दिया है, नहीं तो 18 14 मत कर देना। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। उस समय वाइसरॉय कौन था यह भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन था। 1930 का समय है तो आप बता भी सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न यहां से भी बने हैं। सती प्रथा प्रतिबंध, ठीक है, सती प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829। दास प्रथा पर प्रतिबंध, एलन बेरो 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिन 1856। नेटिव मैरिज एक्ट, नॉर्थ ब्रुक 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लैंसडाउन 1891। स्क्रीनशॉट लीजिए क्लासेस का, महत्वपूर्ण है, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दे दिया जाए। सती प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको पता है जब हम सती प्रथा की बात करते हैं तो हम राजा राम मोहन रॉय को याद करते हैं, यह भी याद रखिएगा। दास प्रथा पर प्रतिबंध, एलन ब्रो, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, यह ध्यान रखिएगा। चार्टर अधिनियम 1833 में दास प्रथा को 1843 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। 1833 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बोला गया था चार्टर एक्ट में, और 1843 आते आते इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस समय गवर्नर कौन था? एलन ब्रो थे, ध्यान रखिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिन 1856। विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं तो ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम यहां पर याद रखिएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने इकलौते पुत्र का विवाह भी एक विधवा से करवाया था। नेटिव मैरिज एक्ट, नॉर्थ ब्रुक 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लैंसडाउन 1891, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उन्होंने कहा था जो ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियंस हैं, उनको हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। मैं थोड़ा स्लाइड से हटती हूं, आप लोग आराम से प्रश्न को देखिए। क्लास क्या दिया गया है? जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कथन 2, यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। When the cost of instrument remain the same in the economy but the demand exceed the supply of a good and services, it is called demand pull inflation. If the price rises to increase in the cost of production, it is called cost push inflation. यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया है वो ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पहले भी इन्फ्लेशन कई बार पढ़ाया है, मुद्रास्फीति। हमेशा याद रखिएगा क्लास, इन्फ्लेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पुश, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है और डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मार्केट में 100 ब्लैक पेन है और मार्केट में 99 विद्यार्थी हैं जिनको कि काली पेन चाहिए। आराम से 100 ब्लैक पेन है और 99 ही डिमांड है, तो 10 रुपए की ब्लैक पेन है, आराम से स्टूडेंट्स जाएंगे ब्लैक पेन खरीद लेंगे। लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी कि हम आरओ का परीक्षा लेने वाले हैं, कल ही परसों में लेने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग जो उसमें गोला मार्क करेंगे वो काली पेन से ही करेंगे। अब मार्केट में अभी भी जो पेन की सप्लाई है वो 100 ही है, लेकिन यहां पर जो डिमांड है स्टूडेंट्स की वो लाखों में हो गई। तो अब 100 पेन ही अवेलेबल है, लाख स्टूडेंट्स को ब्लैक पेन चाहिए, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगा ना, वो कहेगा ये 10 रुपए वाली पेन अब मैं 10 रुपए में नहीं बेचूंगा।
अब मैं इसे 1000 रुपये में बेचूंगा, 2000 में, क्योंकि उसे पता है डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, सप्लाई खाली 100 की ही है, तो प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे जब कोविड का समय था तो आप देखते थे ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, छोटी छोटी मेडिसिन के, पैरासीटामॉल्स के, मास्क के, सैनिटाइजर के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट थी उस समय, प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा था कोविड की वजह से, और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिस भी मटेरियल से या किसी भी सब्सटेंस से जो चीज़ बन रहा है उसका प्राइस बढ़ जाए। एक गाड़ी है, उसको बनाने में मतलब उसका जो मार्केट प्राइस है गाड़ी का वो 10 लाख रुपए है, ठीक है। कोई कार है, उसका जो प्राइस है वो 10 लाख रुपए है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, स्टील का रेट बढ़ गया, ठीक है, रबड़ का रेट बढ़ गया, जिसके वजह से इस गाड़ी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 12 लाख हो गया। तो जैसे ही स्टील और रबड़ का रेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है गाड़ी का वो आपका बढ़ गया, तो आपको पता है मार्केट में वो गाड़ी भी अब महंगी बिकेगी। समझ में आ रहा है? तो इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ अ प्राइस राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने के लिए जो स्टील और रबड़ का प्रयोग हो रहा था उसका रेट बढ़ने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, सामान जो है वो महंगा हो गया, तो इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम आप बच्चों की तरह पढ़ाते हैं हम लोगों को, एक ही चीज को 2-3 बार रिपीट करते हैं। वो मैम मैप वाले क्लास में इसलिए उसको रिपीट करते हैं ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए आप लोगों के। क्लास के एंड में जब ऐसे ऐसे बंद करो, क्लास खत्म हो और रात में सोने जाओ, तो ऐसे आग के सामने अफ्रीका का मैप दिखे, और अफ्रीका के मैप में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बाबल मंडेब, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी सब दिखे, इसलिए बार बार रिपीट कर देती हूँ कि एकदम याद हो जाए। चलो अब इस प्रश्न को देखो, अभी पढ़ाते पढ़ाते जब रिपीट करती हूँ ना तो कुछ कुछ चीज़ें याद आ जाती है आप लोगों की बोली हुई, तो अभी याद आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, उद्योग दिया है और पहला कारखाना दिया है, फर्स्ट फैक्ट्री दी गई है। सूती वस्त्र, कागज, लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर है, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बना था, लेकिन सुमेलित करने को नहीं दिया गया था, बस बोला गया था जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पर लगी थी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सूती वस्त्र की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सूती वस्त्र जो था वो पोर्ट ग्लास्टर में, एक का सेकेंड 2 जगह दिया गया है। कागज की बात करेंगे श्रीरामपुर, वेस्ट बंगाल। लौह इस्पात की बात करेंगे तो कुल्टी, बंगाल। और भारी इंजीनियरिंग रांची, झारखंड। बी सही उत्तर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शायद अरेंज करने को बोला था कि सबसे पहले आपका कागज की इंडस्ट्री लगी है, फिर सूती वस्त्र की 1818 में, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल में, कागज की 1812 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, सीमेंट 1904 में, 1874 में लौह इस्पात, ठीक है, जूट की 1855 में, एल्यूमिनियम की 1937 में, और भारी इंजीनियरिंग 1958। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया था। पास्ट ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ताकि अब आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो पाए, ध्यान दीजिएगा। 11वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है। स्ट्रेट की बात की गई है, कौन सा स्ट्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। वीडियो को पॉज करना है तो आप पॉज कर लीजिए, मैं उत्तर देने जा रही हूं। यहां पर डोवर स्ट्रेट की बात की जाती है, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास। ये देखिए, ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है। इधर आपको कौन सा स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर रहा है, लेकिन कनेक्ट किसको कर रहा है, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रहा है। मैप वाली सीरीज में अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस किया, साउथ अमेरिका को डिस्कस किया, अफ्रीका को डिस्कस किया। अब आने वाले क्लास में हम नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
और फिर आप लोग ने बोला है कि मैम एक बार सब पढ़ाने के बाद फिर रिवीजन कराइएगा, तो क्विक रिवीजन करेंगे। वहां पे क्विक रिवीजन में क्या करेंगे, प्रश्नों को नहीं रखेंगे, बस मैप को रिवाइज करेंगे। क्लियर है ना चीजें, ताकि आप लोग के दिमाग में हर चीज बैठती जाए। अब यहां पर देख लो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे हम हॉर्मोस स्ट्रेट की बात करें तो ये कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर आप लोग। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट की, ये देखिए यहां पर रशिया है, ये एशिया है, और इधर बेरिंग स्ट्रेट है। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी, चिंता नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन एक बार देख लीजिए प्रश्न में पूछा है तो। यहां पर कुछ चीजें आपको दी गई है, जैसे बेरिंग स्ट्रेट की जब हम बात करेंगे तो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को अलग कर रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर आपका सॉरी मैंने गलती से बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी। यहां पर मैंने अभी इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अलास्का को एशिया बोल दिया है। मैंने ऐसा बोला है तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। हम लोग बोलते बोलते कभी कभी गलत बोल देते हैं और फिर एहसास होता है जब अगले साइड पे। ये अलास्का है, ठीक है, हम यूएसए की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है ना, ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा अगर मैंने गलती से इसको अभी वो बोला, एशिया बोला है तो यहाँ पे आर्कटिक एवं आपका बेरिंग सागर हो गया। कनेक्ट अलग किसको कर रहा है, स्ट्रेट के बारे में आपको पता है, जब हम स्ट्रेट के बारे में बोलते हैं तो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्कटिक एवं बेरिंग सी को कनेक्ट कर रहा है, जिब्राल्टर भूमध्य सागर अटलांटिक को। ठीक है, डोबर की हमने देखा आपका नॉर्थ सी को अटलांटिक से, मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी, फिर फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक, पाक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैप वाले क्लासेस में हम एक एक स्ट्रेट्स को डिस्कस करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, पढ़िए इसको। यहाँ पर 21 जून एवं 22 दिसंबर की बात यहाँ पर की गई है। दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होती हैं। फिर उसके बाद आपको दिया गया है अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर चीनुक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म व सूक्ष्म हवा है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए क्लास, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है यहां पर। मैंने जब अफ्रीका का मैप आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो लिम्पोपो नदी है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा 2 बार कट करती है, जो कि बिल्कुल सही है। चीनुक जो है वो हॉट और ड्राई एयर है जो कि रॉकी माउंटेन में फ्लो करती है, बिल्कुल सही है। डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर 21 जून और 22 दिसंबर गलत है। डे और नाइट आपका बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, दोनों दिन और रात आपके बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3। पहला आपका गलत है। यहां पर अफ्रीका के मैप को मैंने डिस्कस किया था मैप वाले क्लासेस में, और मैंने आपको बताया था कुछ चीजें कि जैसे यहां पर कौन सा था, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर था ना, यहां पर आपका क्या था, बाबल मंडेब था जो कि एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है। यहां पर अगर हम देखेंगे जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। यहां पर लिम्पोपो नदी थी, ये देखिए लिम्पोपो नदी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। यहीं पर आप देखेंगे कॉन्गो, जिसको कि हम जायरे नदी भी कहते हैं, उसको इक्वेटर 2 बार कट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है। ये देखिए लिम्पोपो नदी, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इधर अगर आप देखेंगे तो नाम्बिब डेजर्ट है, इधर कालाहारी डेजर्ट है। 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं क्या दिया गया है यहां पर। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित क्रम में नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अटाकामा डेजर्ट कहां पर है, अटाकामा पढ़ाया है,
साउथ अमेरिका में, बिल्कुल सही है। थार डेजर्ट कहां पर है? एशिया में, बिल्कुल सही है। नाम्बिब डेजर्ट कहां पर है? साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। कालाहारी डेजर्ट कहां पर है? बताओ। अफ्रीका में। अभी हमने ध्यान से आपको दिखाया है। 1 मिनट। तो यहां पर ये देखो, नाम्बिब डेजर्ट था, सॉरी क्लास, सॉरी, ये नाम्बिब डेजर्ट था, ठीक है। इधर कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। दोनों को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न काट रही है और ये किस मैप का हिस्सा है? अफ्रीका का। क्लियर है? चलो, तो ये आपका क्या हो गया? यहां पर कौन सा गलत हो गया? बी आपका गलत हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कालाहारी डेजर्ट, ये बोत्सवाना के पास कालाहारी डेजर्ट, इधर नाम्बिब डेजर्ट। आगे बढ़े। कुछ डेजर्ट्स के नाम दिए गए हैं और वो डेजर्ट आपके कहां पर है वो दिया गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। जैसे सहारा डेजर्ट की बात की गई है यहां पे। ऑस्ट्रेलियन में तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा डेजर्ट है। ग्रेट सैंडी है ना, गिब्सन है, सिम्पसन है। एक सुंदर सी ड्राइंग अपनी बनाओ। वैसे मेरी ड्राइंग बिल्कुल सुंदर नहीं है। इधर सबसे ऊपर ग्रेट सैंडी था, इधर ग्रेट विक्टोरिया था, याद होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को। इधर सिम्पसन, गिब्सन सिम्पसन थे। तो ये सारे डेजर्ट आपके कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। गोबी डेजर्ट कहाँ है? मंगोलिया व चीन में है। कालाहारी अभी हमने देखा बोत्सवाना और नाम्बिया में आपको मिल जाएगा, और इधर ही नाम्बिब डेजर्ट भी है। तकला मकान चाइना में, नाम्बिब डेजर्ट दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया में, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में, थार भारत और पाकिस्तान में, सोमालिया अफ्रीका में, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट कहाँ था? अटाकामा डेजर्ट चिली में ना, याद आ रहा है? साउथ अमेरिका में, चिली में हो गया, ठीक है। दस्ते लूट पूर्वी ईरान में, मोजाब दक्षिण कैलिफोर्निया में। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न 14th, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। कौन सी एक विशेषता धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नहीं है? धारवाड़ की चट्टानों की बात यहां पर की गई है कई बार। गोंडवाना धारवाड़ से प्रश्न बनता है। तो कई बार प्रश्न गोंडवाना धारवाड़ से बनता है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है। धारवाड़ चट्टानें आपकी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ से हमें मिनरल मिलते हैं, खनिज मिलता है, ठीक है। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं, मतलब यहाँ पे मिनरल्स, मेटल्स की बात की गई है, इन्हीं चट्टानों से मिलती है, एकदम सही है। ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी रहती है, बिल्कुल सही है। आर्कियन चट्टानें जब आपकी टूटती हैं तो हमें धारवाड़ की चट्टानें मिलती है, सही है ये भी, ठीक है। भारत का 90 से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है, तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब हम कोयले की बात करते हैं तो कोयला हमें कहाँ से मिलता है? हमें गोंडवाना की चट्टानों से मिलता है। क्लियर? तो कौन सा गलत है? डी आपका गलत है। 15 प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? सुमेलित करना है। एसिड रेन किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। डी आई कर लो, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। मैंने आपको बताया है जब भी एसिड रेन की बात आएगी तो दो चीज, सॉक्स और नॉक्स याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब एसिड रेन होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो H2SO4 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करता है, मतलब जो रेनफॉल होती है उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा होती है, या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। ये याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस के कारण हम उसे एसिड रेन कहते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न दे देगा कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पैन, स्मॉग, तो कहना कुछ नहीं। यहाँ पे हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस के कारण उस रेन को हम एसिडिक रेन कहते हैं, तो इसका मतलब सॉक्स और नॉक्स जो है वही आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड दो जगह दिया गया है। फोटोकेमिकल स्मॉग दिया गया है।
ओजोन लेयर डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर डिग्रेडेशन में तो आपको पता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी का फर्स्ट कर लो, डी का फर्स्ट, सीधे आपको आंसर मिल गया बी। अब यहां पर फोटोकेमिकल स्मॉग की जब हम बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड कार्बन हो जाएगा और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो ब्लड की जो प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीजन कैरी करने की, हीमोग्लोबिन की जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी में, वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चमेरा परियोजना दिया गया है, दोयांग परियोजना दिया गया, कोयना परियोजना दिया गया, उकाई परियोजना दिया गया है। तो बताइए, तो यहां पर जब हम चमेरा परियोजना की बात करेंगे तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो दो जगह हो गया। दोयांग परियोजना की जब हम बात करेंगे तो ये नागालैंड में है। कोयना परियोजना की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है और उकाई परियोजना कहां पर है? गुजरात में है। तो ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। डी आपका सही उत्तर है यहां पर। ध्यान दीजिए क्लास, चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर है, ठीक है। फिर दोयांग परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है, सॉरी नागालैंड में है, दोयांग नदी पर। कोयना परियोजना जो है वो कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। और उकाई परियोजना की बात करेंगे तो ये गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे परियोजनाओं से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट साउथ अंडमान में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नॉर्थ अंडमान है, फिर उसके बाद कौन सा है? मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, और साउथ अंडमान के बाद लिटिल अंडमान है। तो यहां पर आपका सी सही उत्तर है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार देख लीजिए इसको। ये देखिए, सबसे पहले नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान जिसको कि हम साउथ अंडमान कहते हैं, और लास्ट में लिटिल अंडमान है। मैंने आपको बताया था लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है यहां से। अगला प्रश्न देखिए, ये सब डिस्कस किए हुए प्रश्न है। अब देखो क्लास,